इस कहानी की शुरुआत होती है 2072 में मॉस्को सिटी को दिखाते हुए, जहां पर अब सारी चीजें काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इस जगह पर दो ग्रुप्स बने हुए होते हैं। पहले ग्रुप में वो रहा करते थे जो काफी ज्यादा अमीर होते हैं और वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का ग्रुप है जो अपने जीने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। उनके पास तो खाने पीने के लिए भी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते। पूरा शहर इन्हीं दोनों ग्रुप्स के बीच में बटा हुआ था, जहां पर रिच पीपल की सोसाइटी गरीब लोगों को अंदर आने ही नहीं देती थी। सब हमेशा की तरह इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन अब अचानक माफिया द गेम नाम का एक रियलिटी शो सबके सामने आता है। ये रियलिटी शो किसी बिलियनियर आदमी ने बनाया था, जो किसी गिने चुने गरीब लोगों को अमीर होने का एक चांस देना चाहता है। और इस गेम में जो भी जीतेगा उसे काफी बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। चारों तरफ बहुत ही कम समय में इस गेम के बारे में चर्चा होने लगी। सभी को इस गेम में पार्टिसिपेट करके जीतना था। लेकिन जब माफिया नाम के इस गेम के बारे में डिटेल में लोगों को पता चला तो कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगे, क्योंकि गेम के रूल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ रैंडमली 11 लोगों को इस गेम के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। गेम का होस्ट तो सभी को रूल्स के बारे में बता रहा था। दरअसल इस गेम के अंदर टोटल 11 लोगों में से 9 लोग सिविलियंस हैं और बचे हुए 2 प्लेयर्स माफिया हैं। सिविलियंस को किसी भी तरीके से माफिया को पहचानना होगा और माफिया को किसी भी तरीके से अपनी आइडेंटिटी प्रिटेंड करनी होगी सभी लोगों के सामने। और जिस भी सिविलियंस ने सबसे पहले माफिया को ढूंढ लिया तो वो ये गेम जीत जाएगा। लेकिन अगर उनका जवाब गलत हुआ तो उन्हें मार दिया जाएगा। एंड तक जो भी सिविलियन बचेगा वही इस गेम का असली विनर होगा। और शॉकिंग बात तो ये थी कि विनर को $10 मिलियन मिलेंगे। हालांकि कई सारे ग्रुप्स के लोगों ने तो ये रूल सुन के ही बैकआउट कर लिया था। अब यहाँ वो सारे 11 प्लेयर्स बैठे हुए थे। गेम का होस्ट सारे प्लेयर्स को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, जिससे कि एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके हाथों पर बार कोड बना दे रहा था। दरअसल ये उस गेम का सिस्टम होता है जो एक एक करके रैंडमली सारे प्लेयर्स को माफिया या फिर सिविलियन बनाता जा रहा था। यानी कि शुरुआत से ही किसी को नहीं पता कि कौन सिविलियन है और कौन माफिया। सारे प्लेयर्स थोड़ा सा डरे हुए भी थे, क्योंकि उनका एक गलत जवाब किसी की जान ले सकता है। अब होस्ट यहाँ पर गेम स्टार्ट करते हुए पहले प्लेयर से पूछ रहा था कि तुम माफिया हो कि नहीं। लेकिन सबसे पहला प्लेयर कहता है कि मैं एक सिविलियन हूँ। होस्ट अब उस सबसे पहले वाले प्लेयर के बारे में बताने लगा था कि ये सभी में से सबसे बूढ़ा आदमी है। इसका नाम लूका है और वो सेल्फ मेड बिलियनियर है। साथ ही साथ लूका को गैम्बलिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी तरीके से होस्ट ने दूसरे प्लेयर से भी पूछा और उसने कहा कि मैं एक सिविलियन हूँ। दूसरे प्लेयर का नाम एले होता है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर का काम किया करता था। लेकिन एले को हाल ही में पता चला था कि उसे एक बहुत ही खतरनाक कैंसर की बीमारी है और उसके पास तो अब सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं। इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने आ गया था। हालांकि एले की वाइफ ने उसे बहुत बार रोका और कहा कि तुम गेम खेलने मत जाओ, तुम्हारे पास जितना भी समय बचा हुआ है तुम पूरी फैमिली के साथ उसे हंसते हुए बिताओ। लेकिन एले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता है। इसी तरीके से अब होस्ट प्लेयर नंबर 3 और 4 के बारे में भी बता रहा था और उनसे पूछता है कि तुम माफिया हो या फिर सिविलियन। लेकिन अब होस्ट ने प्लेयर नंबर 3 और 4 के बारे में बताना स्टार्ट किया कि ये दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हैं। दरअसल वो दोनों प्लेयर्स एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल थे और अपनी सजा जेल में काट रहे होते हैं। लेकिन एक बार उन्हें भी इस गेम में आने का चांस दिया गया। अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। यानी कि वो दोनों प्लेयर्स अपनी आजादी के लिए ये गेम खेल रहे थे। पूछने पर उन दोनों ने भी जवाब दिया था कि हम सिविलियंस हैं। अब 5वां प्लेयर, जिसका नाम वल्चर होता है, होस्ट ने उससे पूछा कि तुम सिविलियन हो या फिर माफिया। वल्चर बता रहा था कि मैं एक सिविलियन हूँ और ऑफिसर का काम करता हूँ। मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है और मैं ये गेम जीतने आया हूँ जिससे कि मैं उन्हें फाइनेंशियली फ्री कर सकूं। केट नाम की एक प्लेयर को दिखाया जाता है जो कह रही थी कि मैं अपने पास्ट के बारे में जानने आई हूँ। लारा कह रही थी कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, क्योंकि अभी उसके मॉम एंड डैड जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव करते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर उसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो कोई भी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती है। ग्रिल नाम का एक दूसरा प्लेयर तो खुश होकर कह रहा था कि मुझ में इस गेम को जीतने की पूरी कैपेबिलिटी है और मैं इस गेम को जीतूंगा। धीरे धीरे करके सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करने के बाद होस्ट ने 10 मिनट का टाइमर चालू कर दिया था और इस 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को वोट करना है कि उनमें से माफिया कौन है। और अगर कोई भी मेन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया तो एक एक करके होस्ट सभी को मार देगा। टाइमर जैसे जैसे कम होता जा रहा था सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। आधा समय बीतने के बावजूद भी वो अपना डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए थे। तभी अचानक मरीन नाम की एक लेडी कहती है कि मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मरीन ने बहुत ज्यादा सोचते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ग्रिल ही माफिया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था। मरीन की बातें सुनकर वल्चर नाम का एक दूसरा प्लेयर उसकी बातों से राजी हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी ग्रिल को ही वोट कर रहा हूँ।
लेकिन पीटर नाम का वो क्रिमिनल सभी को रोकते हुए कहता है कि शायद तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो, हमें प्रॉपर सबूत के साथ ही किसी को वोट आउट करना चाहिए। होस्ट तो यहाँ पर अब मरीन के बारे में बताने लगे थे कि वो बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड बैलेट डांसर थी। उसका सपना था कि वो काफी बड़े लेवल पर डांसिंग करे। उसने कई सारे सक्सेसफुल शोज भी किए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मरीन के सारे सपने टूट गए। मरीन का एक खतरनाक एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं और अब उसके पैरों को काट कर निकाल दिया गया था, जिससे कि वो अपना डांस बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकती। हालांकि अब मरीन का लगातार ट्रीटमेंट चलता जा रहा था, पर उसे वापस अपने पैरों पर चलने के लिए आर्टिफिशियल पैरों की जरूरत थी और वो इम्प्लांट कराने के लिए काफी सारे डॉलर्स लगने वाले थे, जो अभी मरीन के पास होते नहीं। और इसी रीजन से मरीन इस गेम में शामिल होने आई है। पीटर और बाकी लोग तो ये सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार वो किसको वोट आउट करे, पर अब पता नहीं कैसे सभी लोग मरीन को ही वोट देने लगते हैं। यानी कि वो समझ रहे थे कि मरीन एक माफिया है। सभी लोगों का डिसीजन मरीन के खिलाफ होने के कारण अब मरीन को चूज कर लिया जाता है। पर थोड़े ही देर बाद होस्ट ने रिवील किया कि मरीन कोई माफिया नहीं बल्कि एक सिविलियन है। यानी कि बाकी प्लेयर्स ने गलत डिसीजन लेकर मरीन को चूज कर लिया है। अब अगले ही मोमेंट में मरीन जिस चेयर पर बैठी हुई थी वो एक्टिवेट होकर पीछे होने लगा। वो तो मरीन को पता नहीं कैसे दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है। मरीन तो अब पता नहीं कैसे एक ब्लैक कलर के होल में चली गई थी, जो एक अलग ही दुनिया होती है। दरअसल इस दुनिया के अंदर एलिमिनेटेड हुए प्लेयर्स को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। मरीन को तो सबसे ज्यादा डर लगता है थंडर बोल्ट यानी कि बिजली से, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां काफी सारी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही होती है। सबसे ज्यादा वॉट की बिजली तो अब अचानक नीचे गिरने लगी थी, जो कि मरीन को मारने की कोशिश करती है। मरीन अपनी जान बचाकर लगातार वहां से दूर भागते जा रही थी। वो कुछ नहीं समझ पाती कि आखिर जान बचाने के लिए वो क्या करे। वो अब एक किनारे पर आ गई थी जिसके ठीक नीचे बहुत ही बड़ी नदी होती है। पीछे से लगातार बिजली उसकी तरफ आती है, इसीलिए मरीन ने वहां से जंप लगा दिया। पर इससे पहले वो नीचे पहुंचती बिजली ने उसे काफी जोरदार झटका देकर पूरी तरीके से जला दिया होता है। मरीन तो उस दुनिया में पूरी तरीके से खत्म हो गई। और अब चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो रियलिटी में भी मारी जाती है। होस्ट सभी के सामने अनाउंस कर रहा था कि माफिया की इस सीजन की पहली एलिमिनेशन हो चुकी है, जिसमें कि रियलिटी में एलिमिनेटेड हुए लोगों को खत्म कर दिया जाता था। जो भी अमीर लोगों की सोसाइटी थी वो इस गेम को बहुत ही मजे से देख रहे होते हैं। लोगों को पता होता है कि एलिमिनेट होने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्राइज मनी देखकर इस गेम को खेलने आ जाते थे। देखते ही देखते इस सीजन के शो की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगी, इसीलिए अब गेम को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। इस बार वोट देने में सभी लोगों ने पीटर को ही वोट आउट कर दिया था, क्योंकि उसके ये गलत डिसीजन की वजह से मरीन आज मर चुकी है। पीटर को एलिमिनेट कर दिया गया था, इसीलिए अब वो उसकी चेयर ब्लैक होल के अंदर चली गई थी। पीटर के सामने एक साइकेट्रिस्ट मौजूद था जो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें किससे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्या तुम मरने से डरते हो कि नहीं। पीटर ने काफी कॉन्फिडेंट वे में कह दिया था कि मैं किससे भी नहीं डरता। अगले ही मोमेंट में पीटर को एक बैटलफील्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। अचानक पीटर के सामने कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स मौजूद थे। उन्होंने तो पीटर के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। पीटर कैसे भी अपनी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मरे। पीटर के हाथ में जो भी सामान आ रहा था वो उससे अपनी प्रोटेक्शन करके उन्हें मारता जाता है। आखिरकार पीटर ने दोनों ही वॉरियर्स को खत्म कर दिया। पर अब जैसे ही वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, उसका पैर एक कोने पर लगा और वो डायरेक्टली जाकर लोहे की रॉड पर गिर जाता है, जिससे कि पीटर की तुरंत ही मौत हो गई। होस्ट तो अब फिर से अनाउंस करता है कि पीटर की भी मौत हो चुकी है और वो रियलिटी में भी खत्म कर दिया गया है। और अब वहां पर लगा हुआ टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब बचे हुए लोगों को फिर से वोट आउट करना है। होस्ट ने तो 8 मिनट का टाइमर पहले ही लगा दिया था, जिसमें कि अब उन्हें वापस वोट आउट करना है और पता करना है कि माफिया कौन है। अब यहाँ कॉन्स्टेंटीन नाम का एक प्लेयर कह रहा था कि मुझे पूरी तरीके से पता है कि माफिया कौन है और मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ। तब जाकर होस्ट कॉन्स्टेंटीन के बारे में सभी को बता रहा था कि उसे बचपन से ही भविष्य प्रेडिक्ट करने की आदत है। लोग तो उसे डार्क मैजिशियन के नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि उसके किए गए प्रेडिक्शंस आज तक गलत नहीं हुए होते। कॉन्स्टेंटीन का सबसे बड़ा डर होता है कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। उसे तो कभी भी बूढ़ा होना ही नहीं था। अब सभी लोगों के पूछने पर कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि बेन नाम का वो आदमी ही माफिया है।
कॉन्स्टेंटाइन के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो कई लोगों ने बेन के ऊपर वोट कर दिया था और अब बेन को सभी लोग वोट आउट कर देते हैं माफिया समझकर। लेकिन बाद में होस्ट ने बताया कि बेन कोई माफिया नहीं बल्कि सिविलियन ही है, यानी कि उनका ये भी चॉइस गलत हो चुका था। बेन को भी अब सजा देने के लिए उसकी सीट को ऊपर उठा लिया गया और ब्लैक होल के अंदर डाल दिया जाता है। बेन के सामने एक आदमी मौजूद था जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा सबसे बुरा डर क्या है। बेन ने बताया कि मैं बुरे सपने देखा करता था जिसके अंदर कई सारी खतरनाक शार्क्स मुझे मार देती थी। अब यहाँ बेन के दिमाग में मौजूद सारे डर को कैलकुलेट करके उसके लिए एक अलग ही दुनिया बनाई जाती है जो सेम टू सेम उसके ड्रीम्स जैसी थी। बेन एक नाव के अंदर होता है जो एक बहुत ही बड़ी ओशन के अंदर फंस चुका था। अब बेन के नाव के चारों तरफ बहुत ही खतरनाक शार्क्स आ जाती हैं जो उसे खाने के लिए ऊपर चढ़ रही थी। बेन ने अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरीके से एक शार्क को मार दिया जिससे कि बाकी शार्क्स उनकी डेड बॉडी को पकड़कर खाने लगती हैं। उनका ध्यान भटकने के कारण बेन को मौका मिल गया वहां से भागने का, इसीलिए वो पानी में कूदकर किनारे की तरफ जाने लगा। लेकिन थोड़ी दूर पर ही उसे अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड याद आने लग जाती है। जैसे लग रहा था कि वो भी वहां पर मौजूद है और उसे अपने पास बुला रही है। बेन थोड़ा सा इमोशनल हो गया और वहीं जाने लगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि खतरनाक शार्क्स हैं और अब उन्हीं सारी शार्क्स ने बेन के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यानी कि अब बेन असली लाइफ में भी मारा जा चुका है। होस्ट तो अनाउंस कर रहा था कि बेन जिसे कि आप लोगों ने माफिया समझ के चुना था वो भी अब बहुत ही बुरी तरीके से मर चुका है। होस्ट सभी को समझाता है कि अभी भी 2 माफिया आप लोगों के अंदर मौजूद है और तुम सभी को किसी भी तरीके से उन दोनों को ढूंढना है। एक बार फिर से सभी लोग वोट आउट करने के लिए लोगों को चुनने लगे थे। अब होस्ट यहाँ पर वल्चर नाम के उस प्लेयर के बारे में कुछ बता रहा था। होस्ट बता रहा था कि वल्चर एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है जिसने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी मिलिट्री फोर्सेस में दी थी, लेकिन एक दिन वल्चर की गलती के कारण मिलिट्री ऑफिसर की एक बहुत ही बड़ी टीम मारी गई। ये धमाका काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद से ही वल्चर को मिलिट्री फोर्सेस से निकाल दिया गया। तब से ही वल्चर को मिलिट्री फोर्सेस और बैटल फील्ड में जाने से बहुत ज्यादा डर लगता है। हमें इवान नाम का एक और मेंबर दिखाया जा रहा था जो कुछ समय पहले एक स्टूडेंट होता है और वो अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर पार्टी कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ड्रंक होने के कारण उसके कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके अलावा बाकी सारे दोस्त मारे गए। इसी वजह से इवान के ऊपर केस चल रहे हैं और उसे जेल के अंदर रखा जा रहा है। इवान को सबसे ज्यादा डर लगता था जेल में जाने से, इसीलिए वो बचने के लिए इस गेम में खेलने के लिए आया था। वहीं दूसरी तरफ लारा नाम की वो बूढ़ी औरत जिसकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे अल्कोहल पीने की बहुत ही बुरी आदत थी। इसी अल्कोहल के चक्कर में उसने अपने बड़े बेटे की जान ले ली। तब से ही लारा अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। वो हर बार सुसाइड करने की कोशिश करती, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता और वो वापस अपने कमरे में आ जाती। अब उन सभी में से माफिया कौन है, इन्हीं बातों के ऊपर वल्चर और लारा के बीच बहस हो जाती है। इसीलिए उन दोनों ने ही एक दूसरे को ये वोट कर दिया। वल्चर को अब वोट किया जाता है जिसमें कि पता चला कि ये भी एक सिविलियन है, यानी कि सभी लोगों ने गलत चुनाव फिर से कर लिया है। पर अब सभी को रूल्स पता थे कि वल्चर्स को उसके सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ेगा। वल्चर को तुरंत ही एक बैटल फील्ड में भेज दिया जाता है जहां पर दुश्मन लगातार हमला कर रहे थे। उसके पास भी एक गन मौजूद होती है, इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो भी पलटवार करता जा रहा था। हालांकि वो कई सारे दुश्मनों को मार गिराता है, पर कुछ समय में ही उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी। तभी साइड वाले बिल्डिंग में से कई सारे आतंकवादी बाहर निकलते हैं और वल्चर को मारकर खत्म कर देते हैं। यानी कि अब वल्चर भी खत्म हो चुका था और अब बारी थी लारा की। लारा तो जाते समय इवान से कहती है कि भले ही तुमने मेरे बेटे को जान से न मारा हो, लेकिन गाड़ी तुम ही चला रहे थे और तुम ही मर्डर के हकदार हो। क्योंकि इवान और उसके सभी दोस्त जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़का लारा का बेटा होता है। इवान को इस बात पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा था। अब लारा को भी उसके सबसे बुरे डर का सामना करने के लिए ब्लैक होल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो एक एरोप्लेन में मौजूद थी और वो लगातार एक बहुत ही बड़े तूफान में चला जा रहा था। लारा जिस एरोप्लेन में मौजूद थी वो तो लगातार एक बहुत ही बड़ी तूफान के अंदर चला गया था। इस तूफान की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि सारे प्लेन्स के पार्ट टूटने लगे थे। धीरे धीरे प्लेन में मौजूद सारे लोग हवा में उड़कर मारे जा रहे होते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो किसी के बचने के चांसेस भी नहीं थे। प्लेन के इंजन्स में खराबी होने के कारण उसके अंदर ब्लास्ट होने लगे और प्लेन पूरी तरीके से खत्म हो गई। यानी कि लारा जो हाइट से बहुत ही ज्यादा डरती थी, उसकी मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से ही हो गई। होस्ट ने अनाउंस कर दिया था कि लारा भी अब नहीं रही, इसीलिए अब बचे हुए लोगों में से 2 माफिया को चुनना था
सभी लोगों ने इस बार कॉन्स्टेंटीन को चुन लिया क्योंकि उसने बेफालतू का प्रेडिक्शन की थी जिसमें कि बैन एक सिविलियन निकला, ना कि माफिया। यानी कि पहली बार कॉन्स्टेंटीन का प्रेडिक्शन गलत हुआ होता है, इसीलिए वहां मौजूद सभी लोग कॉन्स्टेंटीन को ये वोट आउट कर रहे थे। कॉन्स्टेंटीन को अब वोट आउट के लिए चुन लिया जाता है और फिर होस्ट बता रहे थे कि तुम सभी ने सही आदमी का चुनाव किया है, यानी कि कॉन्स्टेंटीन एक माफिया था। चॉइस एकदम सही होने के कारण अब कॉन्स्टेंटीन को ब्लैक होल में भेजकर उसके सबसे बुरे डर का सामना करने के लिए भेज दिया जाता है। कॉन्स्टेंटीन लगातार कुछ सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था, पर वो जैसे ही एक फ्लोर नीचे जाता है वो थोड़ा बूढ़ा हो गया। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाने लगा उसकी एज बढ़ती चली गई और वो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। कॉन्स्टेंटीन को तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही थी क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो और अब उसे अपने सबसे बड़े डर के साथ ही जीना पड़ेगा। एक समय के बाद जब वो इतने फ्लोर्स नीचे उतरते हुए बूढ़ा हो जाता है तब उसे बहुत सारी बीमारी की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई, यानी कि कॉन्स्टेंटीन भी अब मारा जा चुका था। अब उन 11 प्लेयर्स में से बहुत ही कम लोग बचे हुए होते हैं जिनमें से एक माफिया है और सारे सिविलियन को जल्द से जल्द माफिया का चुनाव करना ही होगा। उन सभी लोगों ने तो एक साथ मिलकर इवान को वोट आउट कर दिया था क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इवान एक कातिल है। उसने जाने अनजाने में अपने सारे दोस्तों की जान ले ली। इवान को भी अब सेलेक्ट करके ब्लैक होल में भेज दिया गया था जहाँ पर वो जेल में जाने से पहले अपनी मॉम से आखिरी बार मिलता है और यही इवान का सबसे बड़ा डर था कि वो जेल में जाए। सारे फैमिली मेंबर से मिलने के बाद इवान को जेल में लेकर आया गया और उससे कुछ ऑफिसर्स ने तो तुरंत ही गोली मार दी, यानी कि इवान भी अब एलिमिनेट हो चुका था, गेम से भी और अपनी लाइफ से भी। अब इस पूरे गेम को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय बचा था। उसमें ही उन लोगों को पता करना है कि एक माफिया कौन है। तभी होस्ट ने बताया कि गेम स्टार्ट होने से पहले ग्रिल और किट एक दूसरे से मिले थे, उनके बीच में दोस्ती है, यानी कि वो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। इसीलिए अब बाकी बचे हुए लोगों को पता नहीं क्यों ग्रिल और किट के ऊपर शक होने लगा। बचे हुए लोग मिलकर किट को वोट आउट कर देते हैं, लेकिन होस्ट ने तुरंत ही बता दिया था कि किट कोई माफिया नहीं बल्कि सिविलियन है। इसीलिए अब रूल के मुताबिक किट को सीट के ऊपर बांध दिया गया और ब्लैक होल की तरफ लेकर जाने लगे। लेकिन ग्रिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो तुरंत ही भागते हुए केट की सीट को पकड़ लेता है, यानी कि केट के साथ साथ ग्रिल भी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। दरअसल केट की कमजोरी होती है ऊंचाई और बहुत ही खतरनाक सांप, इसीलिए ग्रिल और किट एक बहुत ही बड़े ऊंचाई वाले प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। किट को ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ग्रिल किट को समझा रहा था कि जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम नीचे मत देखना। पर तभी अचानक ग्रिल जहां पर खड़ा हुआ था वो पूरी जगह टूटने लगी। ग्रिल नॉन स्टॉप भागते हुए किट की तरफ चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर नीचे कूदने लगता है। अच्छी बात तो ये थी कि वो दोनों लैंड कर गए और सही सलामत होते हैं। अब यहाँ ग्रिल को एक ट्रायंगल शेप की रोशनी दिखाई दे रही थी जो पहाड़ी वाले इलाके में होती है, इसीलिए वो दोनों चलते हुए उस पथरीले इलाके में चले गए। पर उन्हें क्या पता था कि वहाँ किट का सबसे बुरा डर उनका इंतजार कर रहा है। अचानक पहाड़ों के ऊपर से अजीब तरीके के सांप बाहर आने लगे थे। ये सांप काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं जो ग्रिल और किट के ऊपर हमला करने लगते हैं। ग्रिल किसी भी तरीके से किट को पकड़कर खुले मैदान में लेकर आ रहा था, लेकिन वहाँ पर तो सांप से भी भयानक एक चीज होती है जो काफी खतरनाक क्रिएचर था। इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। उस क्रिएचर ने तो ग्रिल और किट के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ग्रिल यहाँ पर देखता है कि उस बड़े से क्रिएचर के गले में एक लॉकेट है और इस लॉकेट का शेप ट्रायंगल ही था। ग्रिल को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, इसीलिए वो उस क्रिएचर के वार से बचते हुए कैसे भी उसके गले के पास पहुंचता है और उस ट्रायंगल शेप के लॉकेट को बाहर निकाल देता है। ग्रिल तुरंत ही उस लॉकेट को सूर्य की रोशनी की तरफ दिखाने लगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही रोशनी को क्रिएचर के ऊपर फेंक दिया। ये रोशनी तो धीरे धीरे उस पूरे क्रिएचर को खत्म करने लगी थी, क्योंकि वो क्रिएचर रोशनी से बहुत ही ज्यादा डरता था। ग्रिल ने तो किट की जान बचाने के लिए क्रिएचर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और अब उस ट्रायंगल शेप वाले लॉकेट को एक पत्थर के अंदर डाल दिया, क्योंकि उस जगह पर वैसा ही सेम टू सेम स्ट्रक्चर मौजूद था। लॉकेट वहां पर लगाते ही एक बहुत ही बड़े पथरीले इलाके में रास्ता ओपन हो जाता है। ये रास्ता सीधे एक छोटे से घर में जाता था जहाँ पर ग्रिल और किट एक साथ चले जाते हैं। किट यहाँ पर देख पा रही थी कि ये तो एक अनाथ आश्रम है जहाँ पर बचपन में वो रहा करती थी, और किट को किसी भी तरीके से अपने पास्ट के बारे में जानना था कि आखिर उसके मॉम एंड डैड कौन थे और आखिरकार उन्होंने उसे ऑर्फनेज में क्यों छोड़ दिया। लेकिन किट को इस सच्चाई का पता ही नहीं चल पाता। ग्रिल तो किट से कह रहा था कि तुम्हें सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। भले ही तुम्हारे असली मॉम एंड डैड ने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम अब बड़ी हो चुके हो और अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। ये सारी चीजें कहने के बाद उस जगह पर एक व्हाइट
रोशनी आने लगती है। अगले ही मोमेंट में माफिया गेम का लीडर वहां पर आ चुका था, जो ग्रिल और केट को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है और अब उसने बताया कि माफिया और कोई नहीं बल्कि ग्रिल है। हमारे गेम का रूल था कि अगर एक माफिया और एक सिविलियन गेम को कंप्लीट कर लेते हैं तो माफिया ऑटोमेटिकली जीत जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिल और केट को छोड़कर बाकी जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें पहले ही खत्म कर दिया गया होता है। एक तरीके से अब ग्रिल और केट ने इस पूरे गेम को जीत लिया है और अब उन्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए $10 मिलियन मिलेंगे। ग्रिल और केट जो विनर बन चुके थे उन्हें अब अपनी रियलिटी वाली दुनिया में वापस भेज दिया गया था, यानी कि उन सारे 11 मेंबर्स में से सिर्फ यही 2 जिंदा लौटकर वापस आए हैं। केट और ग्रिल तो एक साथ अपने आगे की जिंदगी गुजारने का डिसाइड करते हैं। उन दोनों ने तो शादी भी कर ली थी और इतनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे होने के बाद वो अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से जी रहे थे। ग्रिल और केट ने तो इससे पहले की जिंदगी काफी गरीब होकर गुजारी थी, पर अब वो सबसे ज्यादा अमीर होकर अमीर वालों की सोसाइटी में रहते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।